नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और बुक बैंक सीरीज में हम लेकर के आए हैं सुभाष कश्यप जी की किताब जो कि है हमारा संविधान। और इस बुक में भी 13 चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं और आज 13वें चैप्टर का अंतिम भाग है जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, ये क्लास बुक बैंक के नाम से डेली बेसिस पर चलती है दोपहर 12 बजे। इसमें हम फिलहाल विपिन चंद्र जी की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री और सुभाष कश्यप जी की आर कॉन्स्टिट्यूशन, ये दो किताबों को कवर कर रहे हैं। 3 दिन हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे होते हैं और 3 दिन जो है हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं। तो आज हम लोग 13 चैप्टर जो कि न्यायपालिका है इसको कवर कर रहे हैं लगातार। और इसमें ये सारी चीज़ें हमने कवर कर ली हैं जो कि पिछले 2-3 चैप्टर्स में आपने देखा होगा। ये चौथा भाग है आज। उच्च न्यायालय, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा, इन सब रिटों के ऊपर आज हमारी चर्चा रहेगी। जिसमें से एक तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण है, फिर परमादेश, फिर प्रतिषेध, फिर अधिकार परीक्षा और फिर उत्प्रेषण रिट आदि पर हमारी चर्चा बनी रहेगी। अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। बिना देर किए हुए चलिए करते हैं शुरुआत, ठीक है। तो जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं रिट्स के बारे में। तो रिट जारी करने की शक्ति जो है वो उच्चतम और उच्च न्यायालयों को है। सबसे पहले तो ये रिट है क्या, रिट का मतलब क्या होता है, इसको हम थोड़ा सा समझने का अगर हम प्रयास करें तो ये रिट क्या है। रिट इंग्लिश में इस तरीके से लिखा जाता है। रिट को हिंदी में बोला जाता है याचिका। याचिका कौन प्रस्तुत करता है? जिसको याचना करनी हो, जिसको रिक्वेस्ट करनी हो, वो याचिका प्रस्तुत करवाता है। और अगर कोर्ट को सही समझ में आता है तो वो इसको आगे कंटिन्यू करने का आदेश देता है। इस तरीके की रिट जारी करने के लिए 2 तरीके के उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो किसी पर्टिकुलर काम के लिए आदेश जारी करना, या कभी कभी ये निर्देश जारी करने के लिए भी प्रयोग होते हैं, ठीक है। यानी ये रिट्स जो हैं ये दोनों तरीके की हैं, आदेशात्मक भी हैं और निर्देशात्मक भी हैं, ठीक। आदेशात्मक का मतलब अगर कोई चीज रिट के जरिए ये कह दी गई कि ये करना है या नहीं करना है तो उसका अर्थ यही होगा कि इसे करना है या नहीं करना है। ना हो पाने की स्थिति में उसकी सजा दी जाएगी। और निर्देश का मतलब है कि एक वार्निंग टाइप की देना किसी प्रकार का कि ऐसा किया जाना चाहिए, किसी चीज को स्मरण कराना, याद कराना जिससे कि गलतियां ना हो, आप अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसी चीजें जहां पर लिखी होती है उसे निर्देशात्मक पद्धति कहा जाता है। मूल उद्देश्य इसका क्या है कि व्यक्तियों के अधिकारों के लिए त्वरित न्याय और त्वरित राहत, ठीक है, त्वरित न्याय और त्वरित राहत जो है वो प्रदान की जाए। तो त्वरित न्याय का मतलब क्या है? ये त्वरित न्याय कब? जब व्यक्तियों के अधिकारों की बात आती है। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो रिट जो होते हैं ये मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं। मूल अधिकारों की क्या करते हैं? ये मूल अधिकार जो हैं मूल अधिकारों की रक्षा करते हैं, ठीक। तो जब यहां पर मूल अधिकारों की रक्षा की बात आ रही है, फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने की बात आ रही है, तो ये तब होते हैं जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हों, अर्थात इनका किसी प्रकार से उल्लंघन किया गया हो या उत्प्रेषण किया गया हो, या यूं कह सकते हैं कि इसको किसी प्रकार से इसको हानि पहुंचाई गई हो। किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की जब हानि पहुंचती है, जब चोट पहुंचती है, तो इस हानि या चोट की भरपाई के लिए उपचार दिया जाता है। और ये उपचार कैसा है? ये उपचार संविधान के द्वारा दिया गया है, संविधान के द्वारा। तो संविधानात्मक उपचार है ये। इसीलिए आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 32 के बारे में, जब आप सुप्रीम कोर्ट पढ़ रहे होंगे तो शायद उस समय बताया गया होगा कि अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार की संज्ञा दी जाती है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार मतलब ऐसे उपचार जो संविधान के द्वारा किया जा रहा हो। और इस प्रकार का अधिकार भी व्यक्ति के पास में है, खासकर तब जब उसके मूल अधिकारों का हनन हो रहा है, वायलेशन हो रहा है। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि अगर किसी के भी मूल अधिकारों का हनन हुआ तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ओवरऑल हमारे संविधान का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का अगर हम देखें तो जो मूलभूत ढांचा है उसमें सबसे मूलभूत ढांचा यही है कि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार न छीने जाएं। तो अगर वो छीने जा रहे हैं तो उसके लिए त्वरित, यानी कि सबसे तेज, बाकी सारे न्याय बाद में, पहले ये वाला न्याय होगा और तुरंत उसको राहत दी जाएगी। इस प्रकार का उद्देश्य जो है इस फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए रिट्स का है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी को बोला जा रहा है तत्काल जो है वो फलदायी उपचार प्रदान करना है, तुरंत जो है वो फलदायी उपचार प्रदान किया जाए, ऐसी चीजें यहां पर करी जानी चाहिए। तो कितने प्रकार की दवाइयां हैं जिनसे उपचार होगा? तो ये दवाइयां जो है 5 प्रकार की। कौन कौन सी हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण
ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है, इंग्लिश में आप इसको अगर कहेंगे तो किसी भी व्यक्ति को जब हम सामने लेकर के जाते हैं किसी कोर्ट के, तो उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है हैबियस कॉर्पस। अब मजे की बात यह है कि इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही इंग्लिश वाले टर्म को हिंदी में लिख करके आ सकता है, हैबियस कॉर्पस। ठीक है, इसलिए ये एक ऐसी चीज है जिसका आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन पता होना चाहिए। इसी तरीके से परमादेश की बात करते हैं तो इसको मेंडेमस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेंडेमस। ठीक, मेंडेमस। प्रतिषेध है इसी तरीके से, प्रतिषेध का मतलब होता है प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ठीक है, तो प्रोहिबिशन नाम का टर्म जो है इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से अधिकार परीक्षा है, इसको हम लोग क्यो वॉरेंटो बोलते हैं, क्यो वॉरेंटो, या कहीं कहीं क्यू वॉरेंटो भी लिखा रहता है, क्यू वॉरेंटो, जैसे कि आप प्रोनाउंशिएट कर पा रहे हो। ठीक है, इसके अलावा उत्प्रेषण है, उत्प्रेषण। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं सर्टियोरेरी, सर्टियोरेरी। तो सर्टियोरेरी रिट आती है, ये इंग्लिश में हम लोग इसको यही बोलते हैं। और जब आपके एग्जाम में आएगा तो जो हिंदी भाषी लोग हैं उनके लिए हिंदी में ही इंग्लिश का टर्म लिख करके आ जाएगा। तो फिर आप सोचेंगे कि सर ये तो हिंदी में बताया था केवल, आपने इंग्लिश वाला टर्म ही बताया नहीं था, फिर तो याद ही नहीं रहा हमें। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है 5 प्रकार की ये रिट्स हैं जिनके माध्यम से किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे हम हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, सबसे पहले हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है। किसी बंदी को, किसी जो बंदी है, ठीक है, उस बंदी को क्या करना है, जो भी निरुद्ध में रखा गया व्यक्ति है, निरुद्ध में रखा गया व्यक्ति, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बंदी बोलते हैं। ठीक है, निरुद्ध में रखा गया जो व्यक्ति है उसे प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्ष मतलब स्पष्ट रूप से सामने लाना, सशरीर जिसको बोलते हैं, सशरीर। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो नाम आपने देखे, ये देखे कैसे कैसे नाम है, हैबियस कॉर्पस, मेंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यो वॉरेंटो, सर्टियोरेरी। एक नॉर्मल इंग्लिश के टर्म्स नहीं लग रहे हैं, ये किसी विशेष स्टाइल के इंग्लिश के टर्म हैं। तो इनको क्या कहा जाता है? ये कौन सी इंग्लिश है? इनको हम लोग बोलते हैं लैटिन। ठीक है, लैटिन इंग्लिश जो है उस इंग्लिश के वर्ड्स यहां पर यूज किए गए हैं, और लैटिन इंग्लिश के इन वर्ड्स का मीनिंग भी आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि कई प्रकार से साधारण प्रश्न भी बन सकते हैं जिसमें आपसे ये पूछ लिया जाए कि फला लैटिन वर्ड्स का मतलब क्या है, जो कि रिट के रूप में यूज किया जाता है। जैसे हैबियस कॉर्पस, हैबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से प्रकट करना, सशरीर प्रस्तुत करना, इसको बोलते हैं सशरीर, सशरीर प्रस्तुत करना। ये इसका मीनिंग है, ये इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब क्या हो गया? सशरीर किसी चीज को रिप्रेजेंट करना, प्रस्तुत करना, सामने रखना, समक्ष रखना। तो ये किस केस में किया जाएगा, किसके लिए किया जाएगा, किस प्रकार के मौलिक अधिकारों का संरक्षण कर रहा है? अगर उसको देखें तो जो व्यक्ति निरुद्ध है, निरुद्ध कराने वाला जो प्राधिकरण है, यानी किसी व्यक्ति को कैद किया गया है तो उसको किसी ने वो कैद कराया होगा, और उसको कैद कराने की उसके पास अथॉरिटी होगी, है ना, प्राधिकरण है वो। तो ऐसा प्राधिकारी, ऐसा अथॉरिटी जिसने किसी व्यक्ति को निरुद्ध किया हुआ है, ऐसे प्राधिकारी का या ऐसे व्यक्ति को आदेश दिया जाता है कि उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने लाया जाए जिसे आपने निरुद्ध रखा हुआ है। क्योंकि देखिए, एक नॉर्मल सी प्रक्रिया है, जब कोई व्यक्ति गिरफ्तार होता है, मान लेते हैं कोई ये पर्सन है एक्स, इस एक्स पर्सन को कोई वाई अथॉरिटी जो है वो गिरफ्तार करने के लिए आई, तो वाई अथॉरिटी के पास इसकी गिरफ्तारी का अधिकार होना चाहिए, और अगर ये अधिकार है तो ये गिरफ्तार करने का अधिकारी या प्राधिकारी कहलाएगा, और ऐसे केस में इनको अपनी गिरफ्तारी देनी होगी, क्योंकि ये न्यायिक आदेश लेकर के आए होंगे या इस प्रकार के आदेश लेकर के आए होंगे। अब बाय द वे, वाई ने एक्स को गिरफ्तार किया, तो गिरफ्तार क्यों किया है? इसको सजा नहीं देनी है, इसको सजा दिलवानी है, देनी नहीं है। सजा देने का काम न्यायालय का है। तो मिस्टर वाई को चाहिए, या प्राधिकारी वाई जो है वो इसको चाहिए कि इसे न्याय दिलाने के लिए, न्याय का मतलब हमेशा यही नहीं होता है कि सजा ना मिले, न्याय का मतलब अगर दोषी है तो सजा मिले, दोषी नहीं है तो सजा ना मिले, ये चीज न्याय है। तो इस व्यक्ति को सजा दिलाने के, इस व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन कई बार ये व्यक्ति जो होता है या ये अधिकारी जो होता है, इसे टाइम पर न्यायालय के सामने प्रस्तुत नहीं करता है।
ऐसे में इस व्यक्ति के स्वतंत्रता पूर्वक रहने का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो जाता है। एक व्यक्ति की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जा सकते हैं भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर, लेकिन ये नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि इसे तो गिरफ्तार करके रखा गया। तो इसका मौलिक अधिकार जो है वो हनन हो रहा है इनके कारण। इन्हें अधिकार था गिरफ्तार करने का, लेकिन निश्चित समय सीमा के अंदर इन्हें प्रस्तुत कर देना चाहिए था। अब इन्होंने प्रस्तुत नहीं किया तो इस व्यक्ति के पास याचिका करने का अधिकार हो जाता है कि हम याचना कर रहे हैं कोर्ट से कि महोदय इनसे पूछा जाए कि ये क्यों हमको आपके समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, और न्यायालय इनको ये रिट जारी कर देगा। इस रिट का नाम होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसमें यह पूछा जाएगा कि आपने क्यों अभी तक उसे प्रस्तुत नहीं किया, उसे तत्काल हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अब आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई इन्हें गिरफ्तार किया गया था तो थोड़ा देर हो भी गया तो क्या दिक्कत है। मान लेते हैं कि कल को ये दोषी सिद्ध भी हो जाए, मान लेते हैं ये व्यक्ति ऐसा है जिसने सच में अपराध किया है, तो अगर इसने 1-2 दिन देर हो भी गई न्यायालय के समक्ष जाने में तो इसमें दिक्कत क्या है? वैसे ही गलती कर रखे बैठे हैं, 2-4 सजा मिल रही तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो यहां पर हमारा जो कानून है वो ये कहता है, या फिर हमारा जो संविधान है जिसके अनुसार ये कानून बनाया गया है वो ये कहता है कि व्यक्ति दोषी है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके मानव अधिकारों का हनन कर देंगे। दोषी है तो न्यायालय तय करेगा कि दोषी है और उसके अनुरूप ही सजा मिलेगी। जो हमें न्याय मिलता है वो हमारे किए गए कृत्यों के अनुपात में मिलता है। जिस डेप्थ की आपने अपराध किया होगा उसी डेप्थ की आपको सजा मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमें यह ध्यान रखना है। तो अब इस चीज के लिए यहां पर क्या होगा कि इस व्यक्ति को आदेश दिया जाएगा कि उसे सशरीर प्रस्तुत करो। सशरीर क्यों प्रस्तुत करो? पता नहीं किस कंडीशन में आपने शुरुआत में गिरफ्तार किया था, इसकी जांच कौन करेगा? जब आप सशरीर प्रस्तुत करेंगे तभी तो सशरीर प्रस्तुत किया था। और निरोध का कारण बताएं। अगर आपने थोड़ा ज्यादा समय तक इसको प्रिवेंट करके रखा है तो प्रिवेंशन का कारण क्या है? कुछ कारण हो, जैसे मान लेते हैं, कहते हैं माननीय न्यायालय जी ऐसा है कि न्यायालय में अवकाश चल रहा था, हमने जब गिरफ्तार किया तो अगले दिन छुट्टी थी, या फिर गिरफ्तारी में बहुत ज्यादा लंबा समय लग गया उसके मार्ग में लाने के लिए, उस बहुत ज्यादा समय हमको बिताना पड़ गया। अमूमन जो है 24 घंटे के भीतर क्या करना होता है? 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। लेकिन जहां से आप गिरफ्तार करके लाए वहां से 2 दिन जहां पे गिरफ्तार करके रखना है या न्यायालय जहां तक पहुंचाना है वहां तक 2 दिन का समय लग रहा है किसी कारणवश, कुछ भी कारण हो सकता है। तब क्या किया जाएगा? ठीक है, तो वो बताएगा, और अगर उचित कार्यवाही नहीं होगी तो इनके ऊपर कार्यवाही होगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा हैबियस कॉर्पस। यदि अगर हैबियस कॉर्पस की सुनवाई के दौरान में यह पाया जाता है कि जो निरोध किया गया है यानी जो गिरफ्तारी करी गई है वो अवैध है, तो तुरंत जो निरुद्ध व्यक्ति है उसे छोड़ दिया जाता है, तुरंत छोड़ दिया जाता है, एक पल भी नहीं लगाया जाएगा, तुरंत उपचार किया जाएगा। ठीक है, और ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि जो 44वां संशोधन है वो अनुच्छेद 21 के बारे में क्या कहता है कि किसी भी स्थिति में चाहे वह आपात स्थिति ही क्यों ना हो, हम आर्टिकल 21 जो कि जीवन जीने का अधिकार है उससे छीन नहीं सकते हैं। वास्तविक रूप में बिना आज्ञा, अनुच्छेद 21 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को सजा दी जा सकती है तब जब न्यायालय ने, जब विधि ने ऐसा किया हो, विधि के द्वारा अगर इसको एक्स्ट्रा रखने का आदेश दिया गया तभी आप रख सकते हैं अपने पास उसको गिरफ्तार करके। मैंने आपको बताया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है इसमें, लेकिन विधि जो है अगर वो निर्धारित कर रही है तभी आप इसको ज्यादा देर तक रख सकते हैं। यानी किसी व्यक्ति को सजा केवल विधि के अनुसार ही दी जा सकती है, और अगर नहीं दी जा रही है, विधि के अनुसार नहीं दी जा रही है, अपने मन से दी जा रही है, तो उसके अनुच्छेद 21 का उल्लंघन हो रहा है, ऐसा 44वें संशोधन में कहा गया। तो जब आप निलंबन कर ही नहीं सकते तो फिर आप उसे एक्स्ट्रा गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं? इसलिए उसको तत्काल प्रभाव से छोड़ देना चाहिए। अब यहां पर देखिए उच्चतम न्यायालय के विषय में यहां पर क्या कहा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के विषय में क्या कहा गया है रिट्स को लेकर के, खासकर इस वाली रिट को लेकर के, और उच्च न्यायालय के विषय में क्या कहा गया, यानी स्टेट के जो हाई कोर्ट्स हैं उनको लेकर के क्या कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिखा है केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन की दिशा में या दशा में राज्य के विरुद्ध जारी कर सकते हैं ये याचिका। यानी ये जो याचिका है ये सुप्रीम कोर्ट्स केवल एक ही दशा में लागू कर सकते हैं। कब? जब फंडामेंटल राइट्स को वायलेट किया गया हो। मौलिक अधिकारों के हनन होने की दशा में ही
इस 5 प्रकार की याचिका को सुप्रीम कोर्ट लागू कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ मौलिक अधिकारों के हनन होने की दशा। अब उच्च न्यायालय का अधिकार देख लेते हैं। उन व्यक्तियों के खिलाफ भी जारी कर सकता है जो अवैध या मनमाने ढंग से किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध रखते हैं। इस मसले को अगर ध्यान में देखा जाए तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट जो है उसकी रिट जारी करने का जो अधिकार है, रिट जारी करने का अधिकार किनका? हाईकोर्ट्स का, राज्यों के उच्च न्यायालयों का रिट जारी करने का अधिकार इन दशाओं में अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा है, ज्यादा व्यापक है। ठीक है, मतलब मैं आपको बता दूं, किसी अन्य कारण से क्या ये रिट जारी कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाई कोर्ट्स किसी अन्य कारण, मतलब इन फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के कारण तो ये 5 प्रकार की याचिकाएं जारी कर ही सकते हैं। इसके अलावा भी किसी अन्य कारण से भी ये रिट्स जो हैं वो जारी कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी दूसरी प्रकार के रिट्स भी जारी कर सकते हैं। यह अधिकार हाई कोर्ट्स को अनुच्छेद 226 से मिलता है, 226 से, जबकि अनुच्छेद 32 से 5 प्रकार की याचिका जारी करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को मिलता है। इसके अलावा ये कोई दूसरी याचिका जारी नहीं कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट के केस के अलावा भी ये कर सकते हैं। इनके पास में दूसरी प्रकार की याचिका जारी करने का और फंडामेंटल राइट्स के अलावा भी किसी प्रकार की अधिकारों के हनन होने पर इन प्रकार की याचिकाओं को जारी करने का आदेश होता है या अधिकार होता है। तो उस केस में आप देखेंगे हाई कोर्ट जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावरफुल हैं इन केस ऑफ इशूइंग एनी काइंड्स ऑफ रिट्स। किसी प्रकार की रिट को जारी करने के मामले में हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा शक्तिशाली हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले आदेश के ऊपर या अगली रिट के ऊपर। दूसरी रिट है परमादेश। परमादेश को अगर हम ब्रेक करेंगे तो आएगा ही परम आदेश। ठीक है, परम का मतलब सबसे बड़ा और आदेश। परमादेश यानी परम आदेश यानी कि बड़ा आदेश कौन देगा? जो बड़े लोग होंगे। बड़े कौन है? 2 ही तो हैं बड़े, एक सुप्रीम कोर्ट है, एक हाई कोर्ट। इससे बड़ा है कोई? राज्यों में सबसे बड़ा हाई कोर्ट है और देश में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है। इनसे बड़े कोर्ट्स है ही नहीं। इसलिए इन रिट्स को जारी करने का अधिकार इन्हीं लोगों को है। ठीक, परमादेश लैटिन वर्ड जो है, यानी कि मैंडेमस जो लैटिन वर्ड है, उसका इंग्लिश में मतलब होता है वी कमांड। हम आदेश देते हैं। वी कमांड का मतलब होता है हम आदेश देते हैं। हम आदेश देते हैं, वी कमांड। किस चीज का आदेश देते हैं? जरा देखिए, वैध रूप से कार्य करने का आदेश। वैध रूप से मतलब कानूनी रूप से कार्य करना, कानूनी रूप से। अब कानूनी रूप से कार्य करने का आदेश आप किसको दे सकते हैं? किसी सामान्य व्यक्ति को दे सकते हैं क्या? एक कानूनी अधिकारी द्वारा, ध्यान दीजिए वर्ड्स को, एक कानूनी अधिकारी द्वारा किसी व्यक्ति को दिया जाने वाला ऐसा निर्देश जिसमें उस व्यक्ति को कानूनी कर्तव्य पालन करने के लिए कहा जाए। यहां व्यक्ति का मतलब क्या है? उस व्यक्ति को क्या करने का आदेश दिया जाए? जिसमें उस व्यक्ति को कानूनी कर्तव्य पालन करने के लिए कहा जाए। यहां व्यक्ति का मतलब उस प्राधिकारी से है, अधिकारी से है, सरकार से है या न्यायिक निकाय से। मतलब मान लेते हैं कोई प्राधिकारी है जो कि अपने कर्तव्य का, कानूनी कर्तव्य का सही से पालन नहीं कर रहा है। कोई अधिकारी है जो अपने कानूनी कर्तव्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहा है। सरकार यदि अगर ऐसा नहीं कर रही है, कोई भी न्यायिक निकाय यदि अगर अपने कानूनी अधिकारों का, कर्तव्यों का, खासकर अधिकारों का नहीं, कर्तव्यों का पालन नहीं कर रही है, तो उसे निर्देश दिया जा सकता है इस आदेश के जरिए कि आप ऐसा करें कि अपने कर्तव्य का पालन हो सके। तो आपको अपने कर्तव्य का पालन याद कराने के लिए एक कानूनी अधिकारी द्वारा, अब कानूनी अधिकारी कौन हो सकते हैं? स्वाभाविक सी बात है, हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ऐसे रिट्स जारी करते हैं। अब जरा देखिए, पहला पॉइंट लिखा है किसी सरकारी आदेश या कार्य से उसका उल्लंघन हुआ। मान लेते हैं इनमें में से किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा कार्य किया है या ऐसा कार्य नहीं किया है या नहीं किया है जिससे किसी आदेश का या किसी सरकारी कार्य का उल्लंघन हुआ हो। मान लेते हैं कि किसी प्राधिकारी ने, किसी अथॉरिटी ने
किसी दूसरे अधिकारी को कोई आदेश दिया था कि ये काम करिए जनाब, और वो काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इन्होंने नहीं किया। तो आदेश जारी किया जा सकता है कार्यालय की क्या नाम है, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, इसको रेफरेंस में देते हुए इनको कि साहब आपका कर्तव्य था कि इनके दिए गए आदेश को आप पूरा करते, जो कि सही आदेश था, तो पूरा करना चाहिए था, वो आपने नहीं किया है, अतिशीघ्र पूरा करें या करना चाहिए आपको। तो इसका उल्लंघन अगर होता है तो इस प्रकार के रिट्स जारी होती हैं। इसके अलावा किसी अधिकारी को संवैधानिक अथवा कानूनी अधिकारों के प्रयोग के बारे में निर्देश, इसको आप साधारण तौर से ऐसे समझ लीजिए ना कि जो भी कर्तव्य हैं आपके, उन कर्तव्यों का आपको पालन करना ही होगा। ठीक है, मसलन आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप मान लेते हैं कोई सरकारी व्यक्ति हैं, आपका ऑफिस 10 बजे से शाम 6 बजे तक है, 10 बजे से शाम 6 बजे तक है। आप साहब आते ही 11 बजे और 5 बजे आपकी पैकिंग हो जाती है कि हम तो जा रहे हैं। तो सुबह 1 घंटे का समय और शाम के 1 घंटे का समय जो कि आपको ड्यूटी पे रखा गया है, किस बात की ड्यूटी पे रखा गया है कि आप आम जनता की जो सेवा करने के कर्तव्य के पद पर बैठे हुए हैं, उस कर्तव्य का पालन आप 2 घंटे नहीं कर रहे हैं, तो आदेश जारी हो जाएगा आपके खिलाफ कि आपको कहा गया है कि आप इतने बजे से इतने बजे तक ड्यूटी करेंगे, तो आप 2 घंटे ड्यूटी कम कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कम कर रहे हैं। इससे नुकसान ऑफिस को नहीं है, नुकसान एक व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हो रहा है। उसे अधिकार था वो काम करवाने का, वो नहीं हो पा रहा है, तो उसके मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हैं आप, और हनन कर रहे हैं तो फंडामेंटल राइट्स उसके ब्रेक होने की दशा में आपके ऊपर ये रिट जारी की जा सकती है। तो प्राधिकारी को उसके अधिकारिता के प्रयोग के लिए विवश करना, अधिकारिता का प्रयोग मतलब उसके ये कर्तव्य हैं, आप इसे प्रयोग करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं? एक फाइल आपको 1 महीने के अंदर पास करानी थी, नहीं करा रहे हैं, आप 6-6 साल लगा रहे हैं उसको पास कराने में, 1 दिन के अंदर पास हो सकती थी, तो क्यों नहीं कर रहे हैं? किसी से घूस क्यों ले रहे हैं? किसी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? जब आपके अधिकार क्षेत्र में वो आता है तो जो चीज आपके अधिकार क्षेत्र में आती है उसे करें। परमादेश यही है कि आपके अधिकार क्षेत्र में जो चीज आती है, जो आपके कर्तव्यों के अंतर्गत आती है, आप उसे करें, ना करने की दशा में आपको हम निर्देश दे रहे हैं कि करिए। ठीक है, बस यही जो है परमादेश है। प्रतिषेध की बात करेंगे तो ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। ये क्या है? रिट ऑफ प्रोहिबिशन। इसमें कुछ पॉइंट्स रहेंगे क्या? ठीक है, सारे हो चुके हैं लगभग। किसी ये जारी किए जाते हैं किसी प्राधिकारी को, अधिकारी को, सरकार या न्यायिक निकाय को। अब यहां देखते हैं, प्रतिषेध की बात करते हैं। रिट ऑफ प्रोहिबिशन इसको कहा जाता है इंग्लिश में, लैटिन जो इसका एक्सप्लेनेशन है वो यही है। प्रतिषेध का मतलब ये है टू स्टॉप डूइंग समथिंग लॉ प्रोहिबिट्स, ऐसे कर्तव्यों को करने से रोकना जिसको कानून करने से मना करता हो। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मामलों में पुलिस जो है उसको कहा गया है, देखिए पुलिस का मुख्य कर्तव्य, वैसे तो बहुत सारे कर्तव्य हैं इसके, लेकिन एक कर्तव्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। पुलिस का कर्तव्य न्याय दिलाना है, न्याय दिलाना, ये बहुत ही बेसिक कर्तव्य है उसका। लेकिन कई मामलों में आपने देखा होगा पुलिस स्वयं न्याय करती हुई प्रकट होती है, स्वयं न्याय करने लगती है। तो ये क्या हो गया? ये हालांकि कुछ मामलों में कुछ हद तक उसे न्याय करने का अधिकार होता है, मतलब कुछ मसलों में इंटरफियर करने का अधिकार होता है, जैसे बीच बचाव करना किसी चीज का, ऐसा वगैरह। लेकिन एक साधारण स्थिति केवल हम आपको बता रहे हैं, अपवाद वाले केस नहीं बता रहे हैं। एक साधारण स्थिति क्या है? पुलिस का काम है किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाने के लिए सहायता करना, साक्ष्य जुटाना, गिरफ्तार करना, सारी जो चीजें हैं वो न्यायालय के समक्ष ला करके रखना इत्यादि। इसी अधिकार से वो किसी को गिरफ्तार भी करता है। तो ये सब काम है न्यायालय के, पुलिस के। पुलिस का कार्य है सहायता प्रदान करना, सहायता। अब पता चला कि इस अधिकार का अतिशय प्रयोग करते हुए 2 पक्षों को इन्होंने गिरफ्तार किया और दोनों से कहा कि देखिए मामला गंभीर है, जिला न्यायालय में भी नहीं सुलटेगा, सीधा जाएगा हाई कोर्ट। तुम भी परेशान होगे भाई, तुम भी परेशान होगे, काम करो यहीं निपट लेते हैं लेन देन करके। अब आप वहीं न्याय देने लगे। या फिर एक पावरफुल कह सकते हैं, एक क्लाइंट था और एक दूसरा जो था वो एक कमजोर क्लाइंट था। कमजोर क्लाइंट के ऊपर पुलिस ने दबाव बनाना शुरू कर दिया कि भाई देखो वो तो पावरफुल है, तुम अपना काम ऐसे कर लो,
कि हम बीच बिचौलिया करके किसी तरह सुलटा देते हैं, कुछ थोड़ा हमारा ख्याल कर लो, या कि पुलिस ने डरा धमका करके बोल दिया कि भाई उसके खिलाफ मत बोलना। ये जो सारे कार्य कर रहे हैं, ये जो अथॉरिटी है ये पुलिस को नहीं दी जा रही है, और नहीं दी जा रही है तो क्यों कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं और ऐसे पीड़ित व्यक्ति ने अगर न्यायालय में आदेश कर दिया है तो उसके खिलाफ ये रिट आ जाएगी प्रतिषेध मना करने की, भाई ये ना करो। इसको आप अति साधारण भाषा में ऐसे समझिए कि अगर आपके पास में किसी प्रकार के कानूनी कर्तव्य को निर्वहन करने का अधिकार है, भाई आप सरकारी अधिकारी हैं तो कुछ कर्तव्य दिए गए होंगे, उसको निर्वहन करने का आपके पास अधिकार है, लेकिन उस सीमा से बाहर जाकर के यदि अगर आप कोई कर्तव्य कर रहे हैं, ऐसे कोई भी कर्तव्य जो आपकी कर्तव्य सीमा के अंतर्गत नहीं आते, फिर भी आप कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, उसके लिए प्रतिषेध आ जाएगा। अब जैसे न्यायालय है, कोई ऐसा मामला आया, कोई ऐसा केस आया जो लोअर कोर्ट्स के द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए, हर कोर्ट्स के द्वारा अलग अलग मामले जो है डिवाइडेड हैं, तो कोई ऐसा बड़ा मुद्दा है जो लोअर कोर्ट्स के द्वारा नहीं देखा जाना चाहिए था, या अगर वो हायर कोर्ट्स के द्वारा देखा जाता तो ज्यादा ठीक था, तो अब अगर लोअर कोर्ट्स क्या कर रहे हैं, उस मामले को देख रहे हैं, तो आपको उसको देखने का अधिकार ही नहीं था, सुनवाई का उस पर अधिकार ही नहीं है, तो कैसे सुनवाई कर रहे हैं आप? इस मामले को हायर कोर्ट लोअर कोर्ट के ऊपर आदेश की तरह दे सकते हैं। तो जरा देखते हैं क्या लिखता है, किसी उच्चतम न्यायालय, या उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट नहीं है, सुपीरियर कोर्ट है। हायर कोर्ट्स और सुपीरियर कोर्ट्स, सुपीरियर कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स, बड़े न्यायालय और छोटे न्यायालय, ऐसे समझ लीजिए। यहां उच्चतम न्यायालय का मतलब बड़े न्यायालयों से, बड़े न्यायालय, और बड़े न्यायालय का मतलब सिर्फ दो ही है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ठीक है। तो किसी उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी अवर न्यायालय या न्यायाधिकरण को, किसी छोटे न्यायालय को या ट्रिब्यूनल को जारी किया जाता है। यह आदेश किसको जारी किया जाता है? बड़े न्यायालयों द्वारा छोटे न्यायालयों या अर्ध न्यायिक जो संस्थाएं हैं या ट्रिब्यूनल्स हैं उनको जारी किया जाता है, न्यायाधिकरणों को दिया जाता है, ऐसे एनजीटी है उसको। उद्देश्य क्या है कि उसकी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकना। किसकी अधिकारिता का उल्लंघन करने से रोकना? इसकी अधिकारिता। अगर कोई न्याय देने वाली संस्था अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के न्याय देती है तो उसको रोकना कि भाई इतना न्याय देने का अधिकार तुम्हारा नहीं है। न्याय देने का मतलब नहीं कि सारे न्याय तुम ही दे लोगे। तो ऐसा उल्लंघन यदि अगर हो रहा है तो उसे रोकने के लिए, प्रोहिबिट करने के लिए प्रतिषेध रिट आती है। कई बार होता है ना, हमारे पास पावर मिल जाती है तो हम कुछ भी करने लगते हैं। प्राइवेट ऑफिसेज हों, गवर्नमेंट ऑफिसेज हों, उसके जो अधिकारी होते हैं अक्सर ऐसा करते हुए दिख जाते हैं। हालांकि उनके लिए नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ इसी प्रकार का आशय। देखिए, ये जो रिट है, ये रिट केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक निकायों के विरुद्ध ही जारी की जा सकती है। ये प्रशासनिक एजेंसियों के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। ये चीज अच्छी तरह से ध्यान देना है। प्रशासनिक एजेंसियों के विरुद्ध इस प्रकार के रिट का इस्तेमाल नहीं करा सकता। हायर कोर्ट्स के द्वारा लोअर कोर्ट्स, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, ट्रिब्यूनल्स इत्यादि के खिलाफ इस प्रकार के रिट को जारी किया जाता है कि वो अपने ज्यूरिसडिक्शन का अत्यधिक प्रयोग न करें। सिंपल सी बात। अब बात करते हैं अधिकार परीक्षा की, यानी क्यू वारंटो की। इसका लैटिन मीनिंग होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, किस प्राधिकार से, किस अधिकार से। ठीक है, कौन सी अथॉरिटी है आपको ऐसा करने की। ये अधिकार पूछना, परीक्षा का मतलब पूछना। लोकपद यानी कि पब्लिक ऑफिस, सरकारी पद कह लीजिए। तो पब्लिक ऑफिस अगर व्यक्ति कोई धारण कर रहा है और वो लीगली उसको धारण किया है या नहीं किया है, या फिर उसके पद धारण करने की जो सीमा है वो एक्सपायर हो गई है वगैरह कुछ भी, ऐसी संदेहास्पद स्थिति में उस व्यक्ति के खिलाफ जो कि लोक पद पर बैठा है, उससे सरकार पूछ सकती है कि आप इस पर क्यों बैठे हैं। तो मान लेते हैं कि किसी की रिटायरमेंट एज 65 साल थी किसी पद के लिए, अब वो 68 साल तक भी उसमें बैठा है। तो क्यों बैठा है? दो कारण हो सकते हैं। एक तो ये अपनी शक्ति का अतिशय प्रयोग कर रहा है जो कि गैर कानूनी है, और दूसरे किसी व्यक्ति के अधिकार का हनन कर रहा है। किसी अगर 3 साल देखा जाए तो ये इस 3 साल में कोई और व्यक्ति आकर के सेवा का पद दे सकता था, लेकिन ये 3 साल वही उसी का ही खा गए। तो किसी दूसरे व्यक्ति का समान रोजगार पाने का जो अधिकार है उसका हनन कर दिया इन्होंने। आर्टिकल नंबर 16 का एक तरीके से देखा जाए तो। और मान लेते हैं कि एक तो ये काम हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि हो सकता है इन्हें एक्सटेंशन दिया गया हो।
अगर एक्सटेंशन दिया गया है तो किसी प्राधिकारी द्वारा दिया गया होगा और उसके लिखित आदेश होंगे, वारंट होगा उसका, तो वारंट आपको शो करना पड़ेगा, नहीं शो करोगे तो कानूनी कार्यवाही होगी। ये चीज जो है आपकी अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आता है। रिट की मांग कोई भी कर सकता है और प्रश्नगत, मतलब इसके लिए शर्त यह है कि प्रश्नगत संविधान विधि द्वारा सृजित यानी बनाई गई स्थायी स्वरूप के अधिष्ठायी लोक पद के लिए व्यक्ति की नियुक्ति बिना किसी कानूनी प्राधिकार या संविधान के कानूनों का उल्लंघन करके की गई हो। यानी किसी व्यक्ति को अपने पद पर ऐसे बैठाने के लिए आदेश दो गया हो कि गैर कानूनी हो, या कोई व्यक्ति गैर कानूनी तरीके से बैठ गया हो, ठीक है, और जिस पद पर वो बैठा है वो पद जो है संवैधानिक होना चाहिए या विधि द्वारा सृजित किया जाना चाहिए, यानी सरकारी होना चाहिए, लोक पद होना चाहिए। ऐसा पद यदि अगर है तो कोई भी व्यक्ति ऐसी चीजों के लिए इस रिट को जारी करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है, और अगर उचित होगा तो न्यायालय इसके लिए रिट जारी कर देंगे। ठीक है, तो यह है अधिकार परीक्षा। अब बात करते हैं उत्प्रेषण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सर्ट्यूरेरी, और इसका लैटिन मीनिंग होता है टू बी मेड सर्टेन, यानी सूचनार्थ प्रेषण करना किसी चीज को, सूचना के लिए किसी चीज को प्रेषित करना, बताना, सामने रखना, समक्ष रखना, यह है उत्प्रेषण का मतलब। अब ये देखिए, न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के विरुद्ध होती है। ये क्या कुछ इस तरीके से मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है आपको? ये किसी उच्चतम न्यायालय, किसी अवर न्यायालय, न्यायाधिकरण को जारी होता है, ये भी जारी होता है और ये भी जारी होता है। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है कि ये केवल न्यायिक और अर्धन्यायिक न्यायाधिकरणों के खिलाफ ही प्रतिषेध रिट जारी की जाती है, लेकिन उत्प्रेषण के लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं लिखा है। तो न्यायिक, अर्धन्यायिक प्राधिकारियों, न्यायालयों, न्यायाधिकरणों के विरुद्ध जारी होती है। कब जारी होती है? जब कोई अवैध आदेश जारी करता है तो उत्प्रेषण रिट उसे रद्द कर सकता है। मान लेते हैं किसी संस्था के द्वारा, किसी अथॉरिटी के द्वारा किसी दूसरी संस्था को या किसी अथॉरिटी को, या फिर किसी कोर्ट के द्वारा किसी अथॉरिटी को या किसी व्यक्ति को, किसी सरकारी के व्यक्ति को आदेश जारी किया गया और वो आदेश ही गैर कानूनी है। ऐसे में रिट जारी करा करके उस आदेश को रद्द कराया जा सकता है, क्योंकि अगर वो गैर कानूनी आदेश है तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन ही कर रहा होगा वो, और इसलिए तत्काल प्रभाव से उसे रद्द किया जा सकता है अगर इसकी जांच होती है। तो यह रिट प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध भी जारी हो सकता है, जबकि यहां क्या कहा गया था, यह प्रशासनिक अधिकारियों या एजेंसियों के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रतिषेध एंड उत्प्रेषण, प्रोहिबिशन एंड सर्ट्यूरेरी। तो प्रोहिबिशन और सर्ट्यूरेरी के डिफरेंस पर बेस एक क्वेश्चन जरूर आपसे एग्जाम में पूछा जाए। तो ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। रिटों के अलावा उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत लोगों के हित में अन्य निर्देश एवं आदेश जारी कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा सा पहले ही बताया, और ये इस बात को स्पष्ट करता है कि हाई कोर्ट्स के पास में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा पावर होती है इन केस ऑफ इशूइंग एनी काइंड ऑफ रिट। किसी प्रकार की याचिका जारी करने के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा हाई कोर्ट्स के पास शक्तियां होती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट केवल 5 प्रकार की याचिकाएं, वो भी केवल फंडामेंटल राइट्स के हनन के पर ही जारी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यूज की। सभी व्यूअर्स जितने भी हैं, सारे लोग फटाफट एमसीक्यू देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर ABCD के रूप में देंगे, ABCD के रूप में, ठीक है। इसके अलावा किसी अन्य रूप में देने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला प्रश्न है आपके समक्ष, बंदी प्रत्यक्षीकरण का रिट जारी करने की शक्ति निहित है, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, इस रिट को जारी करने की शक्ति किसके पास है? जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा क्या होगा? जल्दी से बताएं। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला एवं सत्र न्यायालय, या दोनों? कौन कर सकता है बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे आप हैबियस कॉर्पस कहते हैं? ये जो रिट है ये दोनों लोग जारी कर सकते हैं, अर्थात A और B दोनों। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने आपको बताया था कि ये ऐसी रिट है जो हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट दोनों लोग लागू कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सार्वजनिक प्राधिकारों के साथ साथ निजी व्यक्तियों या निकायों दोनों के खिलाफ जारी किया जा सकता है? कौन सा सार्वजनिक प्राधिकरणों के साथ साथ निजी व्यक्तियों को भी जारी कर सकते हैं? बताइए। सार्वजनिक प्राधिकारों के साथ साथ निजी व्यक्तियों को या निकायों के खिलाफ जारी करने का आदेश कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण है, प्रतिषेध है, या अधिकार परीक्षा है? यानी ऐसा कौन सा रिट है जो पब्लिक और प्राइवेट दोनों प्रकार के व्यक्तियों या अथॉरिटीज को दिया जा सकता है? कौन सी ऐसी रिट है? ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है,
या फिर प्रतिषेध है या फिर अधिकार परीक्षा है, और ऑप्शंस हैं केवल पहला वाला या पहला और दूसरा या फिर पहला और तीसरा या फिर तीनों, कौन सा? देखिए भाई, सिंपल सी बात है, यहां पर आपको ध्यान रखना है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण वाला जो है हैबियस कॉर्पस जो है, ये हैबियस कॉर्पस ही एक ऐसी रिट है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जिसे अभिरक्षा हेतु निरुद्ध रखा गया है, अब जिसे गिरफ्तार किया गया वो तो कोई भी हो सकता है ना, सरकारी आदमी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, किसी भी जनसाधारण व्यक्ति के खिलाफ इस रिट को जारी किया जा सकता है, के हित के लिए किसी भी के खिलाफ भी जारी किया जा सकता है। तो ये इसका आंसर केवल हो जाएगा ओनली एंड ओनली वन। बाकी सबके ऊपर ऐसा नहीं है। प्रतिषेध और अधिकार परीक्षा सबसे, अधिकार परीक्षा क्या आप किसी भी व्यक्ति, किसी निजी व्यक्ति से पूछ सकते हैं, किसी निजी व्यक्तियों के खिलाफ आप अधिकार परीक्षा रिट ला सकते हैं कि भाई तुम एक प्राइवेट कंपनी में सीईओ के पद पर क्यों बैठे हो, ऐसे नहीं कर सकते ना, या मैनेजर कैसे बन गए, प्राइवेट कंपनी है वो, नहीं पूछ सकते आप। चलिए अब इसका मिलान करना है, एक तरफ रिट दी हुई है, एक तरफ उन रिट्स के अर्थ दिए हुए हैं। ये थोड़ा सा इनशफल हुआ है लेकिन कोई बात नहीं, आप मिला सकते हो, शायद अलाइनमेंट में कुछ प्रॉब्लम आई होगी। आपको बताना है बंदी प्रत्यक्षीकरण ऑप्शन है, उसके सामने एक अधीनस्थ न्यायालयों के सुरक्षात्मक निर्देश, फिर परमादेश, गैर कानूनी निरोध, अधिकार परीक्षा, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन, और सर्टियोरेरी या सर्टियोरेरी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी कब्जा। कौन सा मैचिंग है, जरा देखते हैं कौन सा मैचिंग बनता है। देखिए बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये कब जारी किया जाता है, गैर कानूनी निरोध हुआ हो जब, यानी गैर कानूनी तरीके से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने की जांच के लिए इस रिट को जारी किया जाता है। तो ए की मैचिंग हो गई 2 के साथ, और ए की मैचिंग 2 के साथ यहां 2 जगहों पर दिख रही है, इसलिए ये दोनों ऑप्शंस तो नहीं हो सकते, गलत है ये। फिर पूछा जा रहा है परमादेश, फिर पूछा जा रहा है अधिकार परीक्षा, और फिर पूछा जा रहा है सर्टियोरेरी। तो परमादेश जो है वो किसके लिए आता है, सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन, अनिर्वहन, यानी आप किसी ऑफिस में बैठे हैं और उसमें जो आपको कर्तव्य दिए गए आप उसका निर्वहन नहीं कर रहे हैं, तो इसी के लिए तो परमादेश आता है। मैंने बताया था आपको कि जो कर्तव्य हैं उसको करें, ऐसा निर्देश जारी करने के लिए जो आदेश आता है उस आदेश को बोलते हैं हम परमादेश। तो बी की मैचिंग हो गई 3 से, और बी की मैचिंग जो है यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है भाई, दोनों में ही। अब सी तय करेगा कौन सा ऑप्शन होगा। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा किससे किया जाएगा कि आप जिस सार्वजनिक पद, या इसी को हम लोक पद बोलते हैं, इसी को पब्लिक ऑफिस बोलते हैं, सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी कब्जा करके तो नहीं बैठे हैं, इस चीज की जांच करने के लिए अधिकार परीक्षा आता है। यानी सी का आंसर हो जाएगा 4, और सी का 4 इसी में ही है, इसलिए डी देखने की जरूरत नहीं है। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भाई, सी। जितने लोगों ने सी बताया है सभी लोग बिल्कुल ठीक हैं, करेक्ट आंसर उसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय के अवैध हड़पने को रोकता है। यानी किसी सार्वजनिक कार्यालय को अवैध रूप से आपने हड़प लिया है, उसकी गद्दी पर बैठ गए, तो कौन सी रिट जारी होगी। अभी तो थोड़ी देर पहले डिस्कशन किया है, अधिकार परीक्षा होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आप किसी लोक पद पर बैठे हैं, गलत तरीके से बैठे हैं किसी कार्यालय पर, लोक पद पर, तो आपके लिए अधिकार परीक्षा रिट आ सकती है। पूछा गया है कौन सी रिट है जो एक न्यायालय द्वारा एक अधीनस्थ न्यायालय या न्यायाधिकरण या सार्वजनिक प्राधिकरण को दिया गया एक आदेश है, 2 बार आ गया, एक आदेश है, यदि वह अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहा है तो ऐसा करने के लिए। यानी कोई अधीनस्थ न्यायालय या कोई न्यायाधिकरण या कोई सार्वजनिक प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा है तो निर्वहन करे। ऐसा करने के लिए कौन सी आदेश जारी किए जाते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण या फिर अधिकार परीक्षा। तो देखिए यही तो परमादेश है, इसी को, ये वाला पॉइंट जो था इसमें भी यहां पर जो मैंने बात बताई है ये अनिर्वहन वाली, इसी को थोड़ा दूसरी तरीके से यहां पर पूछा गया है, पूछने का तरीका थोड़ा सा बदला हुआ है, इसलिए आप इस तरीके पे ध्यान दे दे। किसी भी तरीके से घुमा करके आपसे प्रश्न जो है वो पूछा जा सकता है, तो आप इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से दे सकते हैं। करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा रिट अधीनस्थ न्यायालयों के कार्यों की जांच करता है। लोअर कोर्ट्स जो है वो कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच कौन करता है, कौन से रिट के द्वारा होता है, परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रत्यक्षीकरण या अधिकार परीक्षा। 4-5 प्रकार की रिट्स के ऊपर डिस्कशन हो चुका है, इसका बिल्कुल सही आंसर है उत्प्रेषण।
क्योंकि यही वो रिट है जिसके द्वारा आपको मालूम है, उत्प्रेषण का मतलब मैंने बताया था कि सूचनार्थ किसी चीज को प्रेषित करना, सूचनार्थ सूचना देना। अब देखिए इसमें भी किस तरीके की चीजें होती हैं। मान लेते हैं कि लोअर कोर्ट्स हैं जिनके पास में कोई ऐसे मामले की जांच हो रही है जो इसके अधिकार क्षेत्र में आते थे, वो इसकी जांच कर रहा है, लेकिन किसी हायर कोर्ट को, मान लेते हैं हाई कोर्ट को ही ये लगा कि ये जांच अगर हाई कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत होगा तो ज्यादा ठीक है। मामला मान लेते हैं कोई मामला जो है वो जांच करते करते इस हद तक पहुंच गया कि उसे हाई कोर्ट के द्वारा देखा जाना चाहिए, तो ये इसको मंगा लेता है अपनी तरफ। इसके लिए भी ये रिट जारी होती है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का एक तो मतलब ये, दूसरा मतलब ये है कि लोअर कोर्ट जो है वो सही तरीके से न्याय दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं इसकी जांच करना, सही समय सीमा के अंतर्गत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसकी जांच देना। कई बार कार्य जब ज्यादा हो जाते हैं किसी न्यायालय के पास में, तो उस समय में भी ये कोर्ट में ये रिट जारी की जा सकती है। हालांकि इस दौरान कई बार जो है अतिरिक्त जो न्यायाधीश है उनके अपॉइंटमेंट्स भी होते हैं इत्यादि वगैरह। और अगर आपने कर लिया है तो उसकी सूचना देने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी करी जाती है। उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कौन सी रिट तब जारी की जाती है जब अदालत को पता चलता है कि एक विशेष पदासीन व्यक्ति कानूनी कर्तव्य नहीं कर रहा है और इस तरह किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। आपको बताना है एक व्यक्ति है जो अपने पद पर बैठा है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, इसकी वजह से अन्य व्यक्तियों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन हो रहा है। तो इस चीज के लिए कौन सी रिट यहां पर जारी होगी? सिंपल सी बात है, इसके लिए परमादेश रिट जारी होगी। मैंने आपको परमादेश पर यह तीसरा क्वेश्चन बना के दिया जिसके पूछने का तरीका एकदम डिफरेंट है। कौन निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बताइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, आपकी जो पर्सनल कह सकते हैं जो लिबर्टी है उसको बचाने के लिए सुरक्षा कवच की तरह कौन सा रिट कार्य करता है? और ये किसी भी आम जनता के लिए है, क्लू दे सकता हूं, सर्वसाधारण के लिए है। ये निजी हो चाहे प्राइवेट हो, सबके लिए, सरकारी हो किसी के लिए भी, सबके लिए। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक कवच किसे कहा गया है? ये कहा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण को। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्योंकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता ही तो हनन हो जाती है आपकी। अगर आपको कोई गिरफ्तार कर रहा है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर रहा है तो आपकी पर्सनल जो लाइफ है उसी को तो वायलेट कर रहा है, तो उसके लिए सुरक्षा कवच है। अब दो कथन दिए हैं और इन दोनों कथनों पर विचार करना है। लिखा है उच्चतम न्यायालय को बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण सहित रिट जारी करने का अधिकार है। क्या ये है? हाँ या नहीं? तो ये तो है भाई। उच्चतम न्यायालय जो है, यानी कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको इन तरीके की रिट जारी करने का, ये पांचों तरीके की रिट जारी करने का अधिकार है। किस मामले में? फंडामेंटल राइट्स के मामले में केवल। पर ऐसा तो लिखा नहीं है, तो स्टेटमेंट सही है। लिखा होता तब भी सही होता। सर्वोच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार, सुप्रीम कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार हाई कोर्ट की तुलना में व्यापक है। यह स्टेटमेंट उल्टा लिखा है। यहां पे अगर लिखा होता हाई कोर्ट का रिट क्षेत्राधिकार सुप्रीम कोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार की तुलना में व्यापक है तो सही होता। जनरली लोगों को लगता है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है तो उसके पास ज्यादा अधिकार होते होंगे, इसलिए सही कर देते हैं लोग। ऐसा नहीं है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हाई कोर्ट से कम है, तो केवल एक स्टेटमेंट सही है, तो पहला वाला विकल्प ही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, आज की सीमा यहीं तक है। क्वेश्चन जो है मैंने जो आपको कराया प्रोहिबिशन और तमाम प्रकार के रिट्स को लेकर के, उम्मीद करते हैं उनकी व्याख्या और ये जो एमसीक्यूज कराई आपको समझ में आए होंगे। इस लेक्चर का पीडीएफ जो है वो आपको इस टेलीग्राम पर मिल जाएगा, विरत दुबे 01। ठीक है, साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज किसी भी तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सब लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल यानी स्टडी IQ IAS हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही, मुलाकात करेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।